मंच के कारण से, तो सामने दिखता नहीं है। वो लाइटें थोड़ा कम करो। और कम करो सामने वाली, वो सामने वाली मंच वाली जो लाइट है। वो आंखों पे दिखता ही नहीं है कुछ भी उससे। बाकी लाइटें जलाओ ऊपर वाली। हाँ अब ठीक हो गया, उसको ऑफ ही कर दो। ये सामने वो क्या कल्चरल प्रोग्राम के पर्पज से ना। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय हितानंद जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी नेता और मध्य प्रदेश सरकार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, उपस्थित सभी इन्फ्लुएंसर, ये कहेंगे ना, सबको एक नया स्थान मिल गया है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर। अच्छा अपने यह शब्द प्रयोग करते हैं, साइबर योद्धा। तो मीडिया है क्या अपना कवरेज कर रहा है? उपस्थित मीडिया के बंधुओं, मैं केवल एक 10-15 मिनट की बात आपके बीच में रख रहा हूं। बाद में 5-7 मिनट जो भी है गीतानंद जी जितना चाहेंगे वो रखेंगे, और इनॉग्रेशन स्पीच जिसको बोलते हैं विधिवत, वो बीडी शर्मा जी की होगी। मुझे भागते भागते कार्यक्रम में आना पड़ा, इसलिए बहुत सीक्वेंस में सोच के नहीं आया, तो टूटे फूटे शब्दों में शब्द बातचीत रख रहा हूँ। एक थ्योरी चलती है जिसको कहते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। आप लोगों ने सुना होगा, जब अपने देश के अंदर अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा कि दुनिया को सिविलाइज करने का काम, एजुकेटेड करने का काम, क्योंकि पूरी दुनिया तो सब कुछ जानती वानती नहीं है, तो ये हमारा है, हम गोरे लोगों का है। इस थ्योरी को, क्योंकि ये गोरे लोगों की जिम्मेदारी थी, तो इसको कहते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। और उन्होंने सिद्धांत गढ़े, दो पर्पस थे। एक पर्पस था उनका कि जिसको उपनिवेशवाद बोलते हैं, कोलोनाइजेशन। तो भारत सरीखे जितने भी देश हैं, आजकल एक सब चल रहा साउथ वर्ल्ड, तो ऐसे देशों को अपनी कॉलोनी बनाकर रखना। इसलिए उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे तो ये माना जाएगा कि भाई कॉलोनी कैसा बनाएंगे, ये तो श्रेष्ठ है, तो इसलिए इनको नीचा दिखाना है। और दूसरा, भारत को उसके स्वत्व से काटना, उसकी पहचान को समाप्त करना, और एक हीनता बोध की ग्रंथि निर्माण करना। इस दो पर्पज को लेकर उन्होंने कुछ सिद्धांत गढ़ने का प्रयास किया। ये जो सिद्धांत गढ़ने का प्रयास हुआ, तो आपने सुना होगा चेम्सफोर्ड, अंग्रेज अधिकारी भारत में रहे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो उन्होंने कहा कि भारत में कुछ था ही नहीं, ये जो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, ये सारी बातें जो है ये तो हमने दी हैं।
अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन समय की मर्यादा के कारण से एक विषय में प्रवेश करने के लिए मैंने आपके बीच में दो बातें बोली। जैसा आजकल प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि इंडिया केवल लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, केवल सबसे डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे यहां तो लोकतंत्र था ही नहीं, तुम्हारे यहां तो कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, तुम्हारे यहां कोई राजनीतिक चिंतन ही नहीं था, ये तो सब हमने दिया है। और इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए उन्होंने देश भर में बहुत सारे सिद्धांत गढ़ने का काम किया। कभी आपको पढ़ने का अवसर मिले, बीडी भाई, एक पुस्तक का उल्लेख कर रहा हूं मैं, वो अरुण शौरी ने लिखी है। पुस्तक का नाम है भारत में ईसाईयत का षड्यंत्र। बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद पुस्तक लिखी है। तो उसमें बहुत बातें दी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट को कैसे काटना है। तो उस पुस्तक में एक 14 बिंदु सूत्र के रूप में जो भारत को उसके स्वत्व से काटने के लिए अंग्रेजों ने स्थापित किए थे, वो 14 पॉइंट्स थे जो 1860 के बाद भारत में लागू किए उन्होंने। तो उसका पहला बिंदु क्या है? भारत अज्ञान और अंधकार की गुफा है, केव। दूसरा बिंदु है भारत की इस स्थिति का कारण उसका हिंदू धर्म है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इससे उबारना ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट को काटने का काम चर्च ने ले लिया। आर्य द्रविड़ थ्योरी आ गई, आदिवासी नगरवासी ट्राइबल नॉन ट्राइबल थ्योरी आ गई, सिख अलग कैसे थे इसकी थ्योरी आ गई, और छोटे छोटे टुकड़ों में समाज को बांटकर उसकी पहचान को समाप्त करने का एक योजनाबद्ध षड्यंत्र है। बहुत अच्छे से अनेक पुस्तकों में लिखा गया है। कुछ मायने में वो सफल भी हुए, आज भी उसके अवशेष दिखाई देते हैं। लेकिन भारत की विशेषता क्या है? उन सारे षड्यंत्रों को मात करके भारत आगे बढ़ता चला आया, और अब उनको लगता है कि हमारे षड्यंत्र तो सफल नहीं हुए हैं, भारत तो बढ़ रहा है, दुनिया में नाम कमा रहा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी आगे बढ़ गया है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी हो रहा है। तो पिछले एक 8-10 वर्षों से उन्होंने इस लड़ने की अपनी थ्योरी और पद्धति में चेंज किया है, जो आप सबके विचार करने का विषय है, जिसके लिए आप सब इकट्ठे हुए हैं। और वो चेंज करने के लिए तथाकथित सेक्युलर फोर्सेस, जो भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया में पसंद नहीं करना चाहते, ऐसी दुनिया की ताकतें, भारत को खंड खंड में देखने वाले मिलिटेंट ग्रुप, भारत के अंदर इस षड्यंत्र को प्रचारित करने वाले मिशनरीज, इनकी प्रेरणा से चलने वाले विदेशों से सहायता प्राप्त एनजीओज, वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, तथा कथित सेक्युलर मीडिया, ये एक नेक्सस है।
और वो नेक्सस उसने आज के समय इस लड़ाई को और भारत को कमजोर करने को माध्यम बनाया है सोशल मीडिया को। और इसमें उनका दुनिया भर का इकोसिस्टम इन्वॉल्व हो गया है। भारत दुनिया को अन्न दे रहा है, लेकिन हंगर इंडेक्स में भारत नीचे है। अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं के साथ चौराहे पर हंटर मारे जा रहे हैं। स्कूल में जाने वाली महिलाएं बंद हो गई। जो महिलाएं सक्षम हैं वो छोड़कर अफगानिस्तान भाग रही हैं, अफगानिस्तान छोड़कर भाग रही हैं। लेकिन एक भी दुनिया का वुमेन राइट की बात करने वाला ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान की महिलाओं की बात नहीं करता। लेकिन भारत के अंदर महिलाओं के बारे में क्या है, इस पर चर्चा करता है। किस प्रकार से अमेरिका में ब्लैक लोगों पर किस प्रकार से मारा गया कोरोना के अंदर, ये आप सबने देखा है। लेकिन वो स्टोरी का विषय नहीं होता। भारत में दलित उत्पीड़न कैसा हो रहा है, ये दुनिया में चर्चा होती है। ये वो इकोसिस्टम है जिसको हमको फेस करना है। एनजीओ हैं, रिसर्च ग्रुप हैं, सोरोस जैसे लोग हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि उनको लगता है कि इस हिंदुत्व, इस सनातन और इस भारतीयता को आज के समय लीड करने का काम बीजेपी कर रही है, तो इसलिए उसकी सरकार को और उसकी लीडरशिप को बदनाम करो। इसलिए हाथरस में दलित उत्पीड़न की घटना, रेप होता ही नहीं है, लेकिन रेप का समाचार दुनिया में जाता है। लोग जाते हैं, आंदोलन होते हैं, बदनाम किया जाता है, सारी बातें होती है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती है रेप नहीं हुआ था, तो इनमें से एक भी एजेंसी का समाचार भी नहीं छपता। और घटना को, छोटी घटना को और असत्य घटना को बड़ा करके सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा परोसा जाता है और आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हिंदुत्व की बात करके उसके रक्षण करने के नाम पर प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री जी और वहाँ के प्रधानमंत्री की वार्ता हुई तो तुरंत खालिस्तानी फोर्स ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त कमीशन को बंद करने के लिए चले गए। कौन फोर्सेस हैं? किसान आंदोलन के नाम पर पंजाब में सर्वाधिक ट्रैक्टर आ गए। उस समय पर नए नए ट्रैक्टर खरीदे गए। पैसा कौन दे रहा है? कनाडा उसका केंद्र हो गया है। और इसलिए वो जो थ्योरी उस समय पर स्थापित की गई थी, सिख नॉन सिख की, एससी नॉन एससी की, अगड़े की पिछड़े की, ट्राइबल की नॉन ट्राइबल की, कैसा है? जनजाति लोगों को कहा जाता है कि आप ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो, और फिर कहा जाता है तुम रावण क्यों नहीं आई हो। और रावण कहता है सबसे बड़ा ब्राह्मण मैं हूं। वो अपने को ब्राह्मण बताता है। मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा संसार में और न दूजा है। अपने को उनका अनुयायी मानने वाले लोग ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करते हैं। कैसा कंट्राडिक्शन आपस में है। ये थ्योरियां गढ़ने का प्रयास हो रहा है। और कभी कभी इस षड्यंत्र को ना समझने के कारण से अपन जैसे लोग भी क्षेत्र, जाति, भाषा, समाज उसका गुमराह होने का माध्यम बनता है। और जाने अनजाने हम भी धड़ाधड़ पोस्ट चालू हो जाता है। ये व्यापक षड्यंत्र जो नए रूप में हमारे सामने आ रहा है, इसको समझना और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका उचित प्रत्युत्तर देना
और यदि उचित प्रत्युत्तर देना है तो केवल क्रिएटिव बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके पीछे के अंदर के षड्यंत्रों को समझना, उस पर रिसर्च करना। और दुनिया भर के अंदर जो नेक्सस है, तो अमेरिका में कौन ट्विटर हैंडल है जो इस काम को लगातार चला रहा है, कौन एनजीओ है जो इस काम को कर रहा है, वो किसके साथ जुड़े हैं, उसके पीछे की सत्यता क्या है। क्योंकि जब महेश भट्ट कहते हैं कि मेरी माँ मुस्लिम थी और मेरे पिता हिंदू थे और ये थे, हम तो बिना ये वो सब, तो उससे मालूम होता है कि संस्कार कौन से वाले होंगे और बात कहां से निकल रही है। ले शब्द क्रिएटिव करने वाला कौन, उसके पीछे का संगठन कौन, उसकी पृष्ठभूमि कहां, पैसा कहां, व्यक्ति कौन, संस्कार कौन से, इतनी डीपली जाकर यदि हम अध्ययन करने के बाद इन सारे षड्यंत्रों का उत्तर देंगे तो ये राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी ताकतें पराजित होंगी, क्योंकि ये नए रूप में आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूं ये कैसा है, इसने कालनेम का रूप ले लिया है। इसका बेस कुछ हो रहा है और अंदर कुछ हो रहा है। और ले आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको साधुवाद और बधाई देता हूँ, और आप में से बहुत लोगों को सुनता हूँ और सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, आप उसको अच्छे से फेस करने का काम कर रहे हैं, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में फेस किया और पीछे के षड्यंत्रों को नहीं समझा और कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो रिजल्ट बराबर नहीं आएगा। इसलिए परस्पर का कोऑर्डिनेशन, रिसर्च का सिस्टम, शोध की तैयारी, अध्ययन, इसको सबको एक अच्छे सिस्टम के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। और हमने भी सोचना पड़ेगा कि उज्जैन में कोई बात लिखी गई और भोपाल में कोई बात लिखी गई तो उसका लंदन से सपोर्ट कैसा आए, उसका अमेरिका से सपोर्ट कैसा आए, वो ग्रुप कौन से है। ये एक ऑल वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया छोटी हो गई है, ये ऑल वर्ल्ड हमको भी अपना एक नेटवर्किंग, और ये केवल यहां बैठे लोगों का काम नहीं है, राष्ट्रवादी क्षेत्र में विचार करने वाले सभी के लिए चिंता और चिंतन का विषय है। इसलिए उस लेवल पे भी उसकी बातें हो रही हैं, हमको उसके साथ भी लिंक होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सिद्धांत वही पुराने हैं, सिद्धांत कुछ नया नहीं है कि जनजाति नॉन जनजाति कैसे झगड़ा कराओ, लेकिन लड़ाई का शस्त्र बदल गया है, चेहरा बदल गया है, उसकी भाषा बदल गई है, भाषा बड़ी सौम्य दिखाई देती है, आर्कुलेटेड है, पार्लर से होकर ये ऐसा लगता है, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है वो वही पुरानी है जो पहले से स्थापित की गई थी। ताकतें भी वही हैं, लेकिन उन्होंने स्वरूप नया रखा है। और मुझे तो आपके बीच में इतना ही कहना है कि स्वरूप को समझिए, नंबर 1, उस पर रिसर्च करिए, नंबर 2, उस पर अध्ययन करने वाले ग्रुप बनाइए, नंबर 3, इसका ऑल वर्ल्ड नेटवर्किंग डेवलप हो, नंबर 4, और भारत में भी काम करने वालों का परस्पर कोऑर्डिनेशन हो। और इसमें कौन भाजपाई है, कौन बजरंग दली है, कौन परिषद का है, कौन शांति कुंज का है, कौन बाबा रामदेव का है, ये नहीं है, क्योंकि इस सबका इशू एक है और सबका वैचारिक लड़ाई है। तो इसलिए हम संगठन के नाते कार्यक्रम अलग अलग करते होंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक ही सूत्र में होकर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़ाई एक है, वो वैचारिक है। इसको हमको करना है, इसका विचार करिए। निश्चित बात यह है कि सफलता अपने को मिलने वाली है, क्योंकि एक तो अपना विश्वास है कि सत्यमेव जयते, तो जो हजारों वर्षों में या 200-250 वर्षों में
इस भारत को नहीं तोड़ पाए तो तोड़ तो वो आगे भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब संघर्ष होता है तो निर्णायक संघर्ष से पहले भी बहुत मोर्चे होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। पूज्य सुदर्शन जी कहते थे भाई पांडव जीते, ये बात तो ठीक है, लेकिन सेनापति तो उनके भी सब मारे गए थे। ठीक है, तो अंतिम लड़ाई सत्यमेव जयते की होगी, वो जीतना ही है, जीतेगा ही, कोई शंका नहीं है। लेकिन जीतने से पहले का जो संघर्ष है, उसके जो मोर्चे हैं, उन हर मोर्चे को हमको जीतना पड़ेगा। बोले एक मोर्चा, और आज का सशक्त मोर्चा वो है ये टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का मोर्चा। इस मोर्चे को हमको जीतना है। ग्राउंड पर बूथ कितने बने और शाखा कितनी चली और इकाई कितनी मजबूत हुई, वो एक लड़ाई है। लेकिन ये लड़ाई बहुत महत्व की है, क्योंकि ये दिखती नहीं है लेकिन अंदर अंदर चलती है और भयंकर चलती है। इसमें अपने लोगों पर, अपने विचार पर, अपने सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। सहमत है मेरी बात से? क्लियर हो गया क्या? मैं समझता हूं कि पता नहीं आपने क्या क्या लिखा है, लेकिन कुल मिलाकर सारा आपको इसी एजेंडे में विचार करना पड़ेगा। तो शब्द आपने जो भी लिखे हों वो शब्द मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मूल तत्व ये है, और इस मूल तत्व को हमको लाना है। भारत की राष्ट्रीयता के खिलाफ दुनिया का संघर्ष है। उभरते भारत के खिलाफ जो भारत को बढ़ना नहीं देखना चाहते, उनका संघर्ष है। उस लड़ाई को हमको अच्छे से लड़ना है। घटनाओं को भी ठीक से हैंडल करना है, घटनाओं के सत्य को भी ठीक से पहुंचाना है। घटना होने पर पहुंचना भी तुरंत है, सत्य जानने के लिए पहुंचना भी तुरंत है। और इसलिए एक्टिज्म जिसको बोलते हैं, ओवर एक्टिज्म भी कह सकते हैं, वो सब करते हुए और इस लड़ाई को हम अच्छे से लड़े। मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबे भाषण की आवश्यकता भी नहीं है। और आप कहेंगे नॉन डिजिटल व्यक्ति जो है डिजिटल लोगों के बीच में भाषण कर रहा है, तो ज़्यादा लाभ भी नहीं है। सभी को इतनी बात रखते हैं। सभी को नमस्कार।